हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लेसन फर्स्ट सजीव जगत डिस्कस कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट आपके चल रहा है। सजीव जगत। और बेटा इस सजीव जगत जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, सजीवों के गुणधर्म या लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 प्रॉपर्टी आपको नोट करवाई थी। फर्स्ट इज द ग्रोथ, तो ये हम लोग बेटा कंप्लीट कर चुके हैं, वृद्धि ग्रोथ को। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो कौन सी की थी, याद करो, प्रजनन। और ये दोनों ही बेटा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, अपारिभाषिक लक्षण थे सजीवों के। तीसरे गुणधर्म को हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया है, जो एक पारिभाषिक गुणधर्म था, कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और आज बेटा हम लोग चौथा जो सजीवों का गुणधर्म है, उपापचयन या उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ये क्लियर करेंगे। तो आज आप लोग 4th हेडिंग इसके अंदर मेंशन करेंगे, उपापचयन या उपापचय। क्लियर? क्या होता है उपापचयन या उपापचय, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम कह रहे हैं बेटा हर सजीव के अंदर, क्योंकि सजीवों का गुणधर्म है, तो हर जीव शरीर के अंदर, जैसे हम लोग हमारी बॉडी की बात करें तो हम भी जीव हैं, सजीव हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन सभी रासायनिक क्रियाओं का जो योग होता है उसे क्या कहा जाता है, उपापचयन या उपापचय कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी समस्त रासायनिक क्रियाएं हैं, उन रासायनिक क्रियाओं का कुल योग जो होता है उसे उपापचयन कहा जाता है। क्लियर? परिभाषा क्लियर हो गई। अगला कंसेप्ट समझें। अगला कंसेप्ट हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि अब हम हमारी बात कर रहे हैं, सजीवों की बात कर रहे हैं, तो सजीव हम लोगों ने देखे थे कोशिकीय संगठन के अंदर कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव एक कोशिकीय हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो दोनों ही प्रकार के जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हों या बहुकोशिकीय हों, दोनों ही प्रकार के जीव इस गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भाई सर ये एक्टिविटीज है इन एक कोशिकीय में होती है या इनमें नहीं होती। ऐसे बहुकोशिकीय नहीं है जिनमें होती है या नहीं होती है। पृथ्वी पर हर सजीव के अंदर ये गुणधर्म पाया जाता है, और ऐसा कोई भी निर्जीव भी नहीं है जो ये दिखाता हो कि उसके अंदर ये उपापचयन की क्षमता पाई जाती है। जैसे वृद्धि में अपन ने देखा था कि कुछ निर्जीव भी हैं जो वृद्धि की क्रिया दर्शाते हैं, कुछ सजीव भी हैं जो प्रजनन नहीं दर्शाते हैं, इसलिए अपारिभाषिक गुणधर्म बन गए थे। लेकिन उपापचयन हर सजीव दर्शाता है, कोई भी निर्जीव इस घटना को नहीं दर्शाता, इसीलिए उपापचयन सजीवों का पारिभाषिक गुणधर्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? तो यहां तक एक बार अपन लोग नोट करें। क्लियर? तो आप लोग उपापचयन के अंदर 1 by 1 पॉइंट डालते हुए चलना। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बनाना है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, चाहो तो इसके स्थान पर आप लोग एक भी शब्द यूज कर सकते हैं, सजीव ना, तो सजीवों के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक
समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग का कुल योग उपापचय कहलाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखें कि सभी जीवित जो जीव होते हैं, सभी जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक कोशिकीय हो, यूनिसेलुलर हो, चाहे वो बेटा बहुकोशिकीय हो, मल्टी सेलुलर हो, सभी जीवित जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, दोनों ही उपापचय दर्शाते हैं। अगला पॉइंट, ऐसा कोई भी निर्जीव नहीं है जो क्या दर्शाता है, उपापचय प्रदर्शित करता है, तथा कोई भी निर्जीव उपापचयन प्रदर्शित नहीं करता है। अर्थात इस प्रकार उपापचय सजीवों का एक पारिभाषित गुणधर्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, एक पारिभाषिक गुणधर्म होता है। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। क्लियर, सिंपल सी बात बोली है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि हर सजीव प्राणी के शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं, उन सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहा जाता है। चाहे वो सजीव एक कोशिकीय हो, चाहे वो सजीव बहुकोशिकीय हो, हर इस उपापचय की घटना को प्रदर्शित करता है। ऐसा कोई भी निर्जीव प्राणी नहीं है बेटा जो उपापचय दिखाता हो। इन्हीं उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो उपापचय है ये सजीवों का पारिभाषिक गुणधर्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। क्लियर, लिख लिए? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलें आगे बेटा। अगला अब कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। देखो, वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी कंसेप्ट है। क्लियर बेटा, ये सारे करेक्टर बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं कि जो भी टॉपिक क्लियर करें वो ऐसा करें कि कम से कम 2 दिन 4 चैप्टर को करने में आपको ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। बेटा धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ों से लिंक होने लग जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि फास्टली यदि अपन लोग करें, एक दिन में चाहे अपन 2-3 पेज पढ़ दें, उसका नहीं पता चला कि पढ़ने में तो 1 पेज भी नहीं आया बेटा। तो पढ़ लें चाहे 1 ही पेज, लेकिन ऐसा पढ़े कि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पढ़ेंगे वही, स्पीड अपनी वही होगी, टेंशन फ्री रहना। क्लियर, कोई डाउट आए तो आप क्लियर करते हुए चलो हाथों हाथ। 2-4 दिन में आपकी स्पीड धीरे धीरे
आप देखते हुए चलोगे कि आप लोगों की रिदम बन जाएगा, है ना, चैप्टर से जुड़ाव होगा, क्योंकि कंसेप्ट जब समझ में आने लगेंगे तो जुड़ाव बढ़ जाता है। क्लियर बेटा? आगे चलें। आगे मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। हर प्राणी ये जानता है, अपन पादपों में भी जानते हैं कि कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हुआ, पाचन हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, बाष्पोत्सर्जन हुआ। ये सब क्या है बेटा? बिंदु स्रावन हुआ, है ना। तो ये हमारे हर जीवधारी के शरीर के अंदर होने वाली सब क्या हैं? रासायनिक क्रियाएं हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर अधिकांश क्रियाएं होती हैं, पेड़ पौधों के शरीर के अंदर जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं, उन अधिकांश क्रियाओं का हम लोग बेटा प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन कि ऐसे होती है, इसे हम लोग प्रयोगशाला में भी करके दिखा देते हैं। जब आप अब साइंस में आ चुके हो, बायोलॉजी आप लोगों ने ले ली है, तो बेटा आप लोग जब बायोलॉजी के अंदर लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला के अंदर जाओगे तो वहाँ पर इन सारी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो रेस्पिरेशन करेंगे, कैसे बाष्पोत्सर्जन होता है, कैसे बिंदु स्रावन होता है, कैसे उत्सर्जन होता है। इन सारी घटनाओं का डेमोन्स्ट्रेशन हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। क्लियर? और इनका जो प्रयोगशाला के अंदर जो प्रदर्शन करते हैं वो या तो परख नली में करेंगे या कोशिका मुक्त माध्यम में किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में दिखाते हैं इन क्रियाओं को, या कोशिका मुक्त माध्यम। यानी हमारे शरीर, हम लोगों ने कहा था ना कोश के संगठन में, हर सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हर पादप के अंदर कोशिका जो है उसमें नहीं हो रही है क्रिया, कोशिका से बाहर एक मुक्त माध्यम में कराई जाती है। जीव शरीर से बाहर इन क्रियाओं को कराया जाता है, तो वो भी उपापचयी है। क्लियर है? तो वो उपापचय, तो जीवित जीव के शरीर से बाहर जो परख नली के अंदर जो क्रियाएं कराते हैं बेटा, इन्हें कहा जाता है इन विट्रो। दो शब्द यूज करोगे आप लोग बायो में बेटा, एक शब्द आता है इन विट्रो, इन विट्रो, जिसे कई बार पात्रे तकनीक भी बोल देते हैं, है ना, यूज करेंगे बायो में बहुत जगह। क्या होता है? एक नोट डाल के बेटा इस चीज़ों को आप लोग आगे लिखना, जैसे टॉपिक फ्री हो जाए उसके बाद आप लोग एक नोट डाल के मेंशन कर लेना इस बात को। इन विट्रो पात्रे तकनीक का मतलब होता है जब क्रियाओं को, जो भी हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं, क्रियाओं को कहाँ संपन्न कराया जाए? परख नली अथवा उपकरणों में, एपरेटरों में, एपरेटसों के अंदर उपकरणों में संपन्न कराया जाए। तो ऐसी क्रियाओं को बेटा क्या कहा जाता है? इन विट्रो कहा जाता है। और एक शब्द और पढ़ोगे बेटा, इन विवो। बायो में बहुत जगह काम आएंगे, इसलिए इनको मैं समझा रहा हूं बेटा, इन विवो। और जिसके लिए कई बार शुद्ध हिंदी शब्द भी आप लोग पढ़ के देख लेते हो, वो होता है जीवे तकनीक। क्या होती है जीवे तकनीक? इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, शब्द से ही पता चल रहा है। जो क्रियाएं जीव शरीर के अंदर होती हैं, हमारे अंदर हो रही हैं, पादपों के अंदर हो रही हैं, जंतुओं के अंदर हो रही हैं, या वहां उनको संपन्न कराया जा रहा हो, वो सब क्या है बेटा? जीवे हैं। तो जब क्रियाओं को जीवित जीव शरीर में संपन्न कराया जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? इन विवो तकनीक कहा जाता है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो अब आगे चलते बेटा। तो हम लोग अब क्या कह रहे थे कि हम अपने शरीर के अंदर संपन्न होने वाली अधिकांश उपापचय क्रियाओं के बारे में हम जानते हैं। उनमें से अधिकांश क्रियाओं को परख नली के अंदर, यानी एक पात्र के अंदर अथवा कोशिका मुक्त माध्यम में संपन्न करा सकते हैं।
जीवित जीव शरीर के बाहर जो परख नली के अंदर इन विट्रो माध्यम में जो होने वाली ये पृथक्कीकृत उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये न तो सजीव होती है और ना ही निर्जीव होती है। क्योंकि ये बाहर हो रही है तो इनको सजीव भी नहीं बोल सकते कि सजीव के अंदर हो रही है, और ना ही निर्जीव बोल सकते क्योंकि है उपापचयी क्रियाएं, सजीव नहीं है लेकिन उपापचयी क्रियाओं के समान ही होती है जैसे हमारे शरीर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं। क्लियर? यहां तक कोई बेटा डाउट? तो चलो आप लोगों को मैं बोलते हुए चल रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट बना के इनको लिखते हुए चलना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अपने शरीर में होने वाली अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के बारे में, अपने शरीर में होने वाली अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के बारे में हम जानते हैं तथा इनमें से अधिकांश क्रियाओं का प्रदर्शन हम प्रयोगशाला में, परख नली में अथवा कोशिका मुक्त माध्यम में कर सकते हैं। कोशिका मुक्त माध्यम में कर सकते हैं। क्लियर? कर लिया बेटा ये पॉइंट नोट? अगला पॉइंट आपको क्या नोट करना है, मैं वापस बोल रहा हूं, जीवित जीव के, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवित जीव के शरीर से बाहर परख नली में, ब्रैकेट में इन विट्रो, परख नली में यानी इन विट्रो भी जस्ट लिख के आए ना, इन विट्रो वो लिख देना, होने वाली ये पृथक्कीकृत क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं ना तो सजीव होती हैं और ना ही निर्जीव होती हैं। पृथक्कीकृत उपापचयी क्रियाएं ना तो सजीव होती हैं और ना ही निर्जीव होती हैं। अगला पॉइंट, ये पृथक्कीकृत क्रियाएं जीवित जीव तो नहीं होती, ये पृथक्कीकृत क्रियाएं जीवित जीव तो नहीं होती, किंतु ये निश्चय ही जैविक क्रियाओं के समान, यानी जैविक क्रियाएं होती है क्योंकि, किंतु ये निश्चित ही जैविक क्रियाएं होती हैं क्योंकि ये अपने जीव शरीर में होने वाली क्रियाओं के समान होती है। क्लियर? क्योंकि ये अपने जीव शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के समान होती है, इसलिए जैविक क्रियाएं तो हैं, सजीव तो नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? एक पॉइंट और अपन लोग मेंशन कर देते हैं कि हर पादप, हर जंतु, हर कवक और चाहे सूक्ष्म जीव कोई से भी हो, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, हर जीव, सूक्ष्म जीव क्या दर्शाता है? उपापचय। क्योंकि हर सजीव दिखाते हैं ना, कोई अपवाद तो नहीं था ना, तो हर सजीव प्राणी क्या दिखाएंगे? उपापचय प्रदर्शित करते हैं। तो सभी पादप, जंतु, कवक एवं सूक्ष्म जीव उपापचय प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? बहुत से सिंपल कंसेप्ट है ना, एक दो बार समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं आए तो बार बार कहता हूं कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। आपके पास, सबके पास इंस्टीट्यूट से नंबर भेजे हुए हैं, मैं भी आपको नंबर दे देता हूं। क्लियर? 9828718062। माय नेम इज द डॉक्टर विष्णु सोनी। क्लियर? तो मेरे से कांटेक्ट करो और उस पर कोई भी डाउट हो तो बेटा उसको क्लियर करें, है ना, डाउट नहीं रहने चाहिए। आगे चलें अब यहाँ से चल, तो आगे हम बेटा अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये उपापचय जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, या उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि बेटा आगे काम आएंगे ये, है ना, जिनमें से 2 घटनाओं के बारे में तो हम लोग वृद्धि में भी देख के आए हैं। उपचय और अपचय पढ़ा था ना वृद्धि में, कि कब पॉजिटिव ग्रोथ होगी कब नेगेटिव ग्रोथ होगी, अब याद आया ना। तो बस यही बात यहाँ कर रहे बेटा कि सामान्यतः जीव शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। उपापचय कितने प्रकार का होता है? उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहली क्रिया तो बेटा कौन सी है? अपचयी क्रियाएं। जिन्हें अपचय भी कहा जाता है। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और कैटाबॉलिज्म। दूसरी है बेटा आपकी उपचयी क्रियाएं या उपचय एनाबॉलिक एक्टिविटीज या एनाबॉलिज्म। और बेटा तीसरी जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कौन सी क्रियाएं कहा जाता है? उभयधर्मी क्रियाएं। एम्फीबॉलिक एक्टिविटीज। ये 3 प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। एक एक क्रिया को समझने की कोशिश करें वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग बेटा समझते हैं नंबर 1 इज द अपचयी क्रियाएं या अपचय। क्लियर? पहला तो क्या है बेटा? इन क्रियाओं को विनाशकारी क्रियाएं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी कहा जाता है। इन क्रियाओं को विनाशकारी क्रियाएं भी कहा जाता है। तो इन्हें विनाशकारी क्रियाएं भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी कहा जाता है। आगे अगला क्या समझ रहे हैं बेटा हम लोग कि इन क्रियाओं में होता क्या है? अपचयी क्रियाओं के अंदर होता क्या है? तो इन क्रियाओं के अंदर बेटा भोज्य पदार्थ के जो जटिल अणु होते हैं, दीर्घ अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, वो सरल अणुओं के अंदर, छोटे अणुओं के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन क्रियाओं के अंदर क्या होगा? भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिनमें भोज्य पदार्थ के जटिल अथवा बृहद अणु सरल अथवा सूक्ष्म अणुओं में
परिवर्तित होते हैं। अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती हैं तथा यह घटना अपचय कैटाबॉलिज्म कहलाती है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी हर सजीव जो प्राणी है उस सजीव प्राणी के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके अंदर भोज्य पदार्थ के जटिल जो अणु है वो सरल अणुओं के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो बेटा एक तो पाचन है, सजीवों के अंदर होता है ना पाचन, जिसमें परिभाषा पढ़ी होगी आपने 10th तक कि भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणु में जो विघटन है वो क्या कहलाता है, पाचन। और एक श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है बेटा, भोज्य पदार्थ के जटिल अणु ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में परिवर्तित होता है नहीं होता था। तो ग्लूकोज एक जटिल अणु है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में टूट रहा है तो वो सरल अणु में विघटित हो रहा है। तो उस क्रिया को विघटनकारी या विनाशकारी क्रियाएं बोल रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तो पाचन, डाइजेशन, और दूसरी क्रिया है बेटा श्वसन। रेस्पिरेशन। क्लियर। तो पाचन और श्वसन ये दो क्रियाएं हैं, पाचन और श्वसन। इसके बाद हम लोग बेटा सेकंड एक्टिविटीज के बारे में समझने की कोशिश करें और वो आपके कौन सी हैं? उपचयी क्रियाएं अथवा उपचय एनाबॉलिक एक्टिविटीज और एनाबॉलिज्म। जस्ट अपोजिट है बेटा पहले वाली के। यदि पहले वाली समझ में आ गई होगी तो ये इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। पहला तो अन्य नाम की बात करते हैं कि इन क्रियाओं को हम लोग संश्लेषणकारी यानी निर्माणकारी क्रियाएं भी कहा जाता है। तो इन्हें संश्लेषणकारी या निर्माणकारी, इन्हें संश्लेषणकारी अथवा निर्माणकारी सिंथेटिक एक्टिविटीज भी कहा जाता है। आगे हम लोग बेटा समझे अगला, इन क्रियाओं में होता क्या है। तो ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिनके अंदर भोज्य पदार्थ के सूक्ष्म जो सरल अणु हैं, इन सरल अणुओं के द्वारा जटिल अणुओं का निर्माण होता है। सूक्ष्म अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, तो उन क्रियाओं को उपचयी क्रियाएं कहा जाता है। तो ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिनमें भोज्य पदार्थ के सरल अणुओं द्वारा जटिल अणुओं का निर्माण होता है, या सरल अणु जटिल अणु में परिवर्तित होते हैं, निर्माण होता है। उपचयी क्रियाएं
कहलाती है तथा यह घटना उपचय कहलाती, तथा यह घटना उपचय कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, तो बेटा पादपों के अंदर भोज्य पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इस क्रिया के अंदर सूक्ष्म अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस द एनाबॉलिक प्रोसेस, सिंथेसिस। और इसके बाद बेटा लास्ट हम लोगों के पास तीसरी क्रिया है, और वो कौन सी है, जो हमने जस्ट अभी मेंशन की है, उभयधर्मी क्रियाएं। एम्फीबॉलिक एक्टिविटीज। ये क्या है बेटा, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अंदर अपचयी और उपचयी दोनों क्रियाएं क्या होती है, एक साथ होती है। उपचयी और अपचयी दोनों क्रियाएं क्या होती है, एक साथ होती हैं। उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, आपके उभयधर्मी क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाएं या ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिनके अंतर्गत उपचय एवं अपचय दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी क्रियाएं कहा जाता है। और ऐसी क्रियाएं जब हम लोग बेटा श्वसन का क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे, क्रेब्स चक्र, श्वसन का क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे, तो वो उसके अंदर हम देखेंगे कि विघटन और निर्माण दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर सजीवों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण उपापचय मेटाबॉलिज्म क्लियर किया है। थैंक यू, गुड बाय।